नेशन प्लस न्यूज चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हर बुधवार और शनिवार वेडनेसडे एंड सैटरडे 3 बजे करियर के ऊपर एक रिगरस डिस्कशन हम लेकर के आएंगे और मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि ये सेशन, ये डिस्कशन करियर के उन सारे महत्वपूर्ण अंगों को आपके सामने खुला करके रख देंगे जो अधिकतर समय अभिभावक, पेरेंट्स, गार्जियंस और स्टूडेंट्स के मन मस्तिष्क में कंफ्यूजन का बादल ला करके खड़ा करते हैं। इन सारे बादलों को छटनी करने के लिए ये नेशन प्लस न्यूज चैनल पर सेशन लेकर के आए हैं हर बुधवार शनिवार 3 बजे। साथियों, यह प्रश्न हमेशा हमारे मन मस्तिष्क में रहता है कि 12वीं के बाद या 10th के बाद अगर मुझे सीधे जॉब पे जाना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो कौन से विकल्प हैं। मैं आपको बताऊं कि 10वीं के बाद, डिप्लोमा करने के बाद, ITI करने के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद हर एक पड़ाव पर आपके पास अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी इंडियन रेलवे ने लगभग 1,75,000 वैकेंसी की बात की है। 1,75,000 मतलब लगभग 1.25 लाख वैकेंसी की बात की है। जब इंडियन रेलवे की बात आती है तो मुझे सीधे समझ में आता है, यदि आपको भारत भ्रमण करने का है विचार, तो रेलवे की नौकरी से कैसे कर सकते हैं आप इनकार। रेलवे में अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है हर तरह के व्यक्तियों के लिए। नॉन टेक्निकल के लिए भी है, टेक्निकल के लिए भी है, जो लोग पायलट बनना चाहते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि रेलवे ड्राइवर जो होते हैं उनको हम पायलट कहते हैं। तो आप लोकोमोटिव असिस्टेंट, लोको पायलट के तौर पे काम कर सकते हैं। आप वहां पे TT के तौर पे काम कर सकते हैं, स्टेशन मास्टर के तौर पे काम कर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर के तौर पे काम कर सकते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अद्भुत है। जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं यह बिल्कुल अलग है। लेकिन इसके पहले मैं चाहता हूं चैनल सब्सक्राइब आप अवश्य करें, आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि जो मैं इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने जा रहा हूं ये आपके जीवन में बदलाव लेकर के आएगा। साथियों, आप सबको मालूम है स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसशिप वंडरफुल करियर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि रेलवे में ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C एंड ग्रुप D 4 ग्रुप के जॉब्स हैं, जिसमें ग्रुप A में जाने के लिए जनरली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के माध्यम से आपका रास्ता खुलता है। लेकिन एक जगह और है जहां से आपका रास्ता खुलता है, वो है बीटेक इन मैकेनिकल, जिसको हम कहते हैं स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। और इसके माध्यम से आप सीधे सीनियर इंजीनियर के तौर पर इंडियन रेलवे के दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। फी, मैंने पिछले वीडियो में एक भी कहा था कि बहुत सारे पेरेंट्स को चिंता रहती है कि पढ़ाई का इतना सारा फी, इतना सारा खर्च हम कैसे उठाएंगे। ये कोर्स फी के चिंता को भी लगभग जीरो कर देता है, नलिफाई कर देता है। लगभग आप मान के चलिए कि 1 भी रुपए का खर्चा आपके मन मस्तिष्क पर नहीं होता है। आप इस एग्जाम के बारे में अवश्य पता करें। इस कोर्स को अगर एडमिशन मिलता है तो आप अवश्य करें, और इंडियन रेलवे में काम करने का एक सुनहरा अवसर। क्यों सुनहरा अवसर? आप सब लोग जानते हैं वंदे भारत, जो आज भारतवर्ष का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। और सिर्फ ट्रेन बनाना नहीं, ट्रेन को सुरक्षित में कैसे रखा जाए। एक ही ट्रैक पर आमने सामने से 2 ट्रेन आए तो वो एक दूसरे से टकराए नहीं, उसके लिए जो सिस्टम कवच हमने बनाया है उसके ऊपर भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कैसे काम किया जाए, ये आने वाले समय की आवश्यकताएं हैं। इंडियन रेलवे आने वाले समय में भारतवर्ष के भविष्य की दिशा में हमारी स्पीड गियर अप करने के लिए, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे वंदे भारत हो, ये एक बड़ा योगदान करने जा रहे हैं। सिर्फ मैं अगर वंदे भारत की बात करूं तो लगभग 200 से 400 जितनी ट्रेनों का भारत सरकार का प्रपोज प्लान है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं इस फील्ड में, और मैं चाहता हूं कि आप इस फील्ड के बारे में अवश्य सोचें।
बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर ऐसे भी बैठे हैं जिनको मैथमेटिक्स बहुत पसंद है। मैथ को लेकर के उनको लगता है कि जीवन ही मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स ही जीवन है। वो चाहते हो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ें, लेकिन मैथमेटिक्स बेस्ड, डेटा एनालिटिक्स और अनेकों ऐसे फील्ड। आप कंप्यूटर के क्षेत्र में आप सिर्फ एक एप्लीकेशन डेवलपर न बनकर आप कंप्यूटर का हृदय बनना चाहते हैं, उनकी धमनियों का खून बनना चाहते हैं, तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI, बैचलर इन मैथमेटिक्स, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये एक इतना प्यारा इंस्टीट्यूट है जहां से अगर आप बैचलर करते हैं तो मैं आपको बहुत ही विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आपके करियर में 4 चांद नहीं, अगर 450 चांद की बात की जाए तो 450 चांद लग जाने वाले हैं। इनका आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखें तो एक बार IITs, NITs, BITs और ये जितने भी जिनकी हम खूब बातें करते हैं, इनका प्लेसमेंट शायद 100% न भी हो, लेकिन ISI के प्लेसमेंट के ऊपर आज तक किसी ने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और प्लेसमेंट एवरेज देखेंगे तो आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि इसके बारे में अवश्य पता करना चाहिए। और फी तो इतना है कि आप अगर पड़ोसियों से चंदा लगा के उधार लें तो भी फी से ज्यादा पैसे आपके पास आ जाएंगे। 15 से 25 हजार रुपए तक का फी है, मतलब इट्स वेरी नॉमिनल। मेरा ऐसा मानना है कि इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने का सौभाग्य यदि मिलता है तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। आप सबको मालूम है कि भारतवर्ष की सीमाएं या दुनिया के अधिकतर देशों की सीमाएं अगर आज सुरक्षित हैं, आज रूस और यूक्रेन की लड़ाई में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है, पाकिस्तान वर्षों से भारत को अगर किसी मुद्दे पे सबसे ज्यादा ब्लैकमेल करता रहा है, आज USA और रसिया के बीच में अगर किसी मुद्दे पे सबसे ज्यादा डिबेट है, आज चाइना और अमेरिका जिस मुद्दे को लेकर के खूब सारा डिस्कशन कर रहे हैं, जिसको लेकर के नॉर्थ कोरिया रोज साउथ कोरिया, जापान एंड बाकी सबको ब्लैकमेल करता रहता है, एंड वो है न्यूक्लियर रिसर्च। अगर आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन करियर क्या, क्योंकि सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत आता है। आप भारत के सबसे महत्वपूर्ण एसेट में कंसीडर होते हैं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट का मतलब होता है भारत के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक। डे 1 से आपके पास रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था के साथ साथ में आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की होती है। और यदि आपने भारत छोड़ के किसी और राष्ट्र में जाने की इच्छा अपनी प्रकट की तो वो देश भी आपको अपने पलकों पर बिठा करके बुलाता है। नाइस सर, आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में अवश्य पता करें। आईसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये 2 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर रिसर्च में करियर आपको बनाना है। आप ये समझिए, अगर आप आईसर में पढ़ाई कर रहे हैं और आप विदेश में किसी रिसर्च के काम के लिए प्रोजेक्ट के सिलसिले में, या तो वहां पे किसी सेमिनार या किसी वहां पे कोई एग्जीबिशन चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, भारत सरकार पूरा खर्च उठाती है। और दुनिया के किसी भी देश में आप हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी हायर होती है। साथ साथ में स्कॉलरशिप, क्योंकि उनकी फी विदेशों के टॉप लेवल इंस्टीट्यूट्स की फी तो करोड़ों में जाती है, आपको हैवी स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। और अभी आपको मालूम है कि क्वाड नेशंस ने, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका हैं, 100 जितने बच्चों को क्वाड स्कॉलरशिप के तहत यूएस के टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का एक प्रोविजन रखा था। यही हैं आईसर, नाइसर, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज बहुत हद तक ओपन हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि हर एक पीसीएम के स्टूडेंट को जो इस समय 11th 12th में हैं, उनको इसके बारे में अवश्य पता करना चाहिए। और फी, हॉस्टल फी, लॉजिंग, बोर्डिंग आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ भी नहीं है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, IISc बैंगलोर, अगर इसके बारे में बात अगर मैं न करूं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस सेशन के साथ मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। दुनिया की जो टॉप लेवल इंस्टीट्यूशंस के नाम लिखे जाते हैं रैंकिंग में, उसमें भारत से अगर सबसे पहले किसी का नाम आता है तो वो है IISc बैंगलोर। लगभग 300-400 एकड़ का तो कैंपस, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट टू परस्यू ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। मेरा ऐसा मानना है कि IISc के बारे में अवश्य ही हर एक विद्यार्थी को, पेरेंट्स को पता करना चाहिए। IISc के बारे में ज़्यादा डिटेल न दे करके, क्योंकि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लोग IIT मुंबई मतलब पवई छोड़ करके, IIT दिल्ली छोड़ करके IISc जाते हैं, तो इसके बारे में बात करने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि भारत की सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट अगर किसी को गिना जाए तो IISc को गिना जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे बैठे हैं, गार्जियंस बैठे हैं, जिनको ऐसा है कि मेरे बच्चे को इसरो में जाना है। पवन सर, इसरो में क्या करियर स्कोप है, इसरो में क्या भविष्य है, इसरो में अगर किसी को अपना करियर बनाना है तो कैसे जा सकता है? डेफिनेटली इसरो के लिए बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हम इसरो में जा सकते हैं, लेकिन 12th के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द फाइनेस्ट करियर ऑप्शन, IISST, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके बारे में अवश्य आपको पता करना चाहिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट करियर ऑप्शन इसरो में काम करने के लिए। आप समझिए लगभग 350 से ज्यादा सैटेलाइट आज तक इसरो दुनिया के अलग अलग देशों के लिए लॉन्च कर चुका है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में आज भारतवर्ष दुनिया के शिखर पर पहुंच पाया है, तो कहीं ना कहीं इसरो का एक बड़ा रोल है। मेरा ऐसा मानना है कि DRDO नाइसर के थ्रू और इसरो ISST के थ्रू कहीं ना कहीं एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है ज्वाइन करने के लिए। हर एक स्टूडेंट जो आने वाले समय में स्पेस रिसर्च में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बनाना चाहता है, इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर अपने करियर को डेफिनेटली आगे लेकर के जा सकता है। साथियों, मैंने आपके सामने पहला ऑप्शन रखा रेलवे, दूसरा ऑप्शन आपके सामने मैंने रखा दैट इज एटॉमिक रिसर्च, तीसरा आपके सामने हमने ऑप्शन रखा दैट इज रिसर्च इन ऑलमोस्ट ऑल द सेगमेंट्स, चौथा आपके सामने मैंने रखा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, पांचवा आपके सामने मैंने ऑप्शन आपके सामने जो रखा है दैट इज ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जहां पर आप समझिए कि मैथमेटिक्स का हेवन है, स्वर्ग है, मतलब इससे बेहतरीन कुछ नहीं। छठा ऑप्शन आपके सामने जो मैंने आपके सामने रखा दैट इज ISST, दैट इज इंडियन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द फाइनेस्ट करियर ऑप्शन। मैं मानता हूं कि इसके बारे में प्रत्येक स्टूडेंट को खूब सारी इंफॉर्मेशन निकालना चाहिए और पढ़ना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पेरेंट्स में से कोई ना कोई जो डिफेंस में रह चुका है। उन लोगों के लिए आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, डिफेंस की अपनी खुद की इंजीनियरिंग की इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए और इन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करके इन इंस्टीट्यूट्स में जाकर अपने करियर को बेहतरीन दिशा में ले जाना चाहिए। ये सारे जितने भी मैंने आपको इंस्टीट्यूट्स बताए, ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो हैं अपने आप में अद्भुत, जहां का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, लेकिन चाहे अनचाहे अंडररेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, एक्सेप्ट IISc। मैं IISc को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि IISc तो वेरी हाई रेटेड इंस्टीट्यूट है। वहां एडमिशन पाना अपने आप में ही आप समझिए कि आप विलक्षण प्रतिभा के धनी होंगे, यू आर एक्स्ट्रा टैलेंटेड, आप वहां पे जा रहे हैं। बाकी जो मैं इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूं, वहां पे चाहे अनचाहे अंडररेटेड इंस्टीट्यूट्स माने जाते इसलिए हैं क्योंकि अधिकतर लोगों को इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता नहीं है, और पता न होने के नाते इन इंस्टीट्यूट्स में अगर आप टोटल एडमिशन एप्लीकेशंस देखेंगे तो नंबर बहुत कम होता है। चूंकि एप्लीकेशंस कम होते हैं, इसलिए एडमिशन होने की परसेंटेज हायर होते हैं। मजे की चीज यह है कि ये इंस्टीट्यूट एडमिशन अपनी शर्तों पर देते हैं। इनके इंटरव्यूज, इनके रिटन टेस्ट
बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। इसीलिए मैं हर एक स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, उनके पेरेंट्स को निवेदन करना चाहता हूं कि इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में और डिटेल में स्टडी करें। आप जाएं श्री गूगल बाबा के पास, वहां पर देखें इनके फॉर्म्स अगर 2023 में आउट हो चुके हैं और उनका डेट समाप्त हो चुका है तो इस साल तो अपॉर्चुनिटी जा चुकी है, लेकिन यदि अगर डेट बाकी है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म अवश्य भरें। अगर आपने जेई की तैयारी की है तो अधिकतर इंस्टीट्यूट में एंट्री जेई के माध्यम से है। जेई का जो सिलेबस है वही सिलेबस इन एग्जामिनेशंस में भी है जो स्पेसिफिक एग्जाम्स होती हैं, तो आप उन एग्जाम्स को दें और इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लें। यदि आप चाहते हैं कि हम अपने इस शो में इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में और डिटेल बताएं, एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, लास्ट डेट के बारे में, कैसे इसके फॉर्म फिलअप किए जाएं, इसके सिलेबस का पैटर्न क्या है, किस तरह से पेपर पूछे जाते हैं, अगर इन डिटेल्स में आपको जानना है तो मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में अवश्य आप क्वेश्चन पूछें, क्योंकि नेशन प्लस न्यूज पर हम ऐसे अनेकों ऐसे इंफॉर्मेशन आपके बीच में लाना चाहते हैं जो इंफॉर्मेशन आज तक आपसे अछूता रहा है, लेकिन आपके करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का यह वीडियो, आज का यह सेशन, आज का यह डिस्कशन, मुझे विश्वास है कि आपको आईआईटी, एनआईटी और बीआईटी इनके अलावा दूसरे इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी सोचने पर विवश अवश्य करेगा। और यदि आपने इधर सोचना प्रारंभ किया तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं बदलाव आएगा। आपको मैं एक बदलाव बताना चाहता हूं कि अभी भारत सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि लगभग 2210 जितने एयरक्राफ्ट भारत सरकार की आवश्यकता है। भारत सरकार की आवश्यकता 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स की है। भारत सरकार की आवश्यकताएं अनेकों हैं, इसीलिए जो सरकार की आवश्यकता है उधर ही सरकार इन्वेस्ट करना चाहती है, और जहां सरकार इन्वेस्ट कर रही है वहीं पर करियर है। इन सारी बातों को, इन सारे डिस्कशंस को लेकर के मैं अगले सेशन में फिर से आऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप सरकार की टारगेट एरियाज में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कौन से कोर्सेज को करें ताकि बेहतर करियर बनाएं। मैं आप सबका फिर से नेशन प्लस न्यूज चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मिलते हैं फिर से अगले शनिवार को 3 बजे इसी शो में, इसी चैनल पर। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।